आज हम ब्रिंजल की खेती यानी बैंगन की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। बैंगन का वानस्पतिक नाम है सोलेनम मेलनजोना और यह भी टमाटर की तरह सोलोनेसी फैमिली का पौधा है। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n = 24 है। सोलेनम मेलनजोना या बैंगन एक महत्वपूर्ण सब्जी है और इसकी खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है। सोलोनेसी कुल में बैंगन का प्रमुख स्थान है। इसकी किस्में को वानस्पतिक प्रजातियों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसा कि मार्केट में हम जो बैंगन देखते हैं उसके लंबे बैंगन वाली किस्में यानी स्नेक एग प्लांट जो सर्पेटेनियम प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरी होती है पौधे जिसके बौने होते हैं नाशपाती के आकार वाले नीले रंग के फल जो डिप्रेशम प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा होता है गोल एवं अंडाकार किस्म वाली प्रजातियों को जो एस्कुलेंटम प्रजाति में अंतर्गत आते हैं। बैंगन का उपयोग बहुत सा करते हैं, जैसे सब्जी है, पकोड़े है, भरता है, कलौंजी के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका आयुर्वेद में भी औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जहाँ तक इतिहास और उत्पत्ति की बात है, लगभग 5वीं शताब्दी के काव्यों में बैंगन की खेती का उल्लेख मिलता है और बैंगन की उत्पत्ति संभवतः भारत और चीन के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हुई मानी जाती है। आज भी भारत के बैंगन जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है और चीन में 1500 वर्ष पूर्व से बैंगन की खेती की जा रही है। बैंगन की खेती देश के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में की जाती है और बैंगन की खेती भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलीपाइंस आदि देशों में भी की जाती है, जहाँ इसको पूरे वर्ष भर उगाया जाता है। बैंगन के जो पोषक तत्वों की यदि बात करें तो पोषक आमतौर पर बैंगन को बेगुन, सामान्यतः बोलचाल की भाषा हम करते हैं बेगुन, अर्थात जिसमें गुण रहित की संख्या दी जाती है, यानी जो जिसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं हो। परंतु यह धारणा बिल्कुल निराधार है। पौष्टिकता की दृष्टि से ये लगभग टमाटर के समान है, यानी क्या कहा मैंने, टमाटर के समान है। बहुगुणी बैंगन में पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये जो सारणी दी गई है 7.1, इसमें ये दिखता भी है। जैसे खनिज पदार्थों की बात करें तो इसमें कैल्शियम 18 मिलीग्राम है, मैग्नीशियम 16 मिलीग्राम है, ऑक्जेलिक एसिड 18 ग्राम है, फास्फोरस 47 मिलीग्राम है, इसमें सोडियम 30 मिलीग्राम है, पोटेशियम है, तांबा भी है, गंधक भी है, इसमें क्लोरीन है और रिबोफ्लेविन विटामिन भी है, इसमें निकोटिनिक एसिड भी है, विटामिन सी 12 मिलीग्राम, ये भी एक अच्छा, ये प्रति 100 ग्राम खाद्य। विटामिन ए भी 124 IU यूनिट जो इंटरनेशनल है, ये सारी तो ये टमाटर से कहीं भी कम नहीं है, इसमें वैसा खूब है। इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। यह भूख बढ़ाने वाला और एफ्रोडिसिक, कामोद्दीपक, हृदय बल कारक, वात एवं कफ के लिए भी लाभप्रद बताया जाता है। और सफ़ेद बैंगन जो आजकल एक वैरायटी है वो डायबिटीज़ के भी काम में आ रही है इसमें। और बैंगन के बीज सुधावर्धक होते हैं, दांत के दर्द में सीख से गोदकर तिल के तेल से, ये एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है जो काम भी ले सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं खेती करने की, तो इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा, यानी टमाटर, बैंगन, मिर्च एक ही कुल के पौधे होने की वजह से उनकी उष्णकटिबंधीय जलवायु है और लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इसकी अधिकतर किस्मों के लिए पाले से मुक्त, पाला फ्री एरिया यानी यहाँ 3-4 मास का आवश्यक होता है। लंबे फल वाली सब्जियों की अपेक्षा गोल फल वाली किस्में पाले के लिए अधिक सहनशील होती है। बैंगन के बीजों का अंकुरण 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा होता है। पौधों की अच्छी बढ़वार हेतु 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम रहता है। टमाटर का और इसका एक सा ही है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़िया। दैनिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो तो ऐसे समय बैंगन की पौध की रोपाई नहीं करनी चाहिए। यदि मौसम लंबी अवधि तक ठंडा रहे तो इसकी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और थोड़े से पाले से भी यह हानि हो जाती है बैंगन की। और ये तो इसकी जलवायु संबंधी आवश्यकता है। इसमें भूमि की बात करें तो उचित जल निकास वाली उर्वर रेतीली दोमट भूमि जिसका pH मान 5.5 से 6.6 हो सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे उचित जल निकास वाली मटियार दोमट भूमि में उगाया जा सकता है। बैंगन की कुछ किस्मों को उच्च pH मान वाली मृदाओं में भी उगाया जा सकता है, बशर्ते उसमें प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या हरी खाद दे दें। तो जो pH मान जिसका अधिक होता है उसमें भी इसको बैंगन को ग्रो कर सकते हैं। अब इसका
टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो बैंगन में 4 प्रकार के फूल आते हैं, जिसके आधार पर ये जिसको निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है लॉन्ग स्टाइल्स विथ लार्ज ओवरी, यानी लंबे वृंत वाले फूल जिसकी ओवरी बड़ी होती है। दूसरा होता है मीडियम स्टाइल्स विथ मीडियम साइज ओवरी, यानी मध्यम श्रेणी के और मध्यम ओवरी वाले। और तीसरा स्यूडोसोट यानी आभासी, स्यूडोसोट का मतलब होता है आभासी स्टाइल्स विथ रेडिमेंट्री ओवरी, जो रूपांतरित ओवरी होती है वैसे। और चौथा होता है ट्रू शॉर्ट टाइप, वास्तव में जो छोटे होते हैं उस वो स्टाइल्ड वाले विथ वेरी रेडिमेंट्री ओवरी, यानी बिल्कुल छोटी ओवरी वाले। अब ये जो 4 प्रकार के बताया, लॉन्ग स्टाइल्स, मीडियम स्टाइल्स, स्यूडो शॉर्ट स्टाइल्स और ट्रू शॉर्ट स्टाइल्स, इसमें से लॉन्ग और मीडियम यानी पहला और दूसरा होता है, उस प्रकार के फूलों से ही फल का निर्माण होता है। और ये 2 प्रकार के जो तीसरा और चौथे नंबर पर स्यूडो शॉर्ट और ट्रू शॉर्ट, इससे फलों का निर्माण नहीं होता। तो 4 प्रकार के फूल पाए जाते हैं, जिसमें से पहला और दूसरे से ही फलों का निर्माण होता है। अब बॉटनिकली जो पहले भी डिस्कस किया, जैसे राउंड और एक्स है, इसके गोलाकार या अंडाकार फल होते हैं सेप्ट में, वो सोलेनम मेलनजोला होता है वैरायटी। दूसरा जो लॉन्ग सिलेंडर टाइप्स होती है बंदी, वो सोलेनम मेलनजोना वैरायटी सर्पेंटिनम होता है। और तीसरा ड्वार्फ ब्रिंजल जो छोटा होता है, सोलेनम मेलनजोना वैरायटी डिप्रेशम। ये 3 तरह के फलों के आधार पर इसकी होता है। तो ये इसका टाइप्स हो गया। अब इसकी कुछ वैरायटियाँ हैं जो बहुत सारी है, जैसे पूसा पर्पल लॉन्ग है, पूसा पर्पल राउंड है, ये फलों के आकार के हिसाब से। पूसा पर्पल क्लस्टर है जो क्लस्टर में आती है, पूसा क्रांति है, पूसा बरसाती है, मंजरी है, गोटा है, वैशाली है, अर्का नवनीत जो IIHR से निकली हुई है, अर्का सील, अर्का कुसुमकार, अर्का निधि और अर्का केशव, अर्का नीलकंठ, पूषा अंकुर, CO2, MDU1, PKM, ये खूब सारी जातियाँ इसकी जो देख सकते हैं अपन। इसके बाद एक ये टेबल भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखी है, जो इसको आसानी से आप देख सकते हैं। इसमें जाति का नाम है और कैसे टाइप का फल है और आगे वो किन किन विकसित किए गए है, कहाँ से इसको ग्रो किया गया है, ये इसमें दिखाया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और ये जिसके साथ टेबल में है, ये जातियों के नाम है, किस प्रकार की है, लंबा कैसे फल का प्रकार होता है, फल का रंग कैसा है, कितने दिन में है और कहाँ पर इसको ग्रो करते हैं। तो ये कुछ जातियाँ हैं जो इसमें आपको टेबल में देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है इसमें भूमि की तैयारी। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। इसके उपरांत से 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर या हेरों से करते हैं। प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाते हैं और रोपाई करने से पूर्व खेत को सिंचाई की सुविधा अनुसार क्यारियों में विभाजित कर लेते हैं, यानी जो सिंचाई का साधन होता है उसके हिसाब से क्यारियों में इसको बांटते हैं इसको। अब बैंगन का जो बीज और बुआई का समय, इसके लिए बैंगन की बुआई को 3 प्रमुख मौसम में बुआई करते हैं। जैसे शरद वाली जो फसल होती है, इस फसल के लिए पौधशाला में बीज जून के माह के अंत से जुलाई के मध्य तक लगाते हैं और जुलाई अगस्त में रोपाई कर देते हैं। यानी जो शीतकालीन फसल होता है जून में पौधशाला लगाएंगे, जुलाई अगस्त में उसको ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। बसंत या ग्रीष्मकालीन जो फसल होती है दूसरी, उसके पौधशाला में बीज अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और जनवरी फरवरी में उसको खेत में उसको रोपाई करते हैं। यह बसंतकालीन या ग्रीष्मकालीन। तीसरी जो वर्षाकालीन फसल होती है, इसके बीज फरवरी मार्च में लगाते हैं नर्सरी में और मार्च अप्रैल में इनको खेत में शिफ्ट कर देते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा इसका अलग है। पर्वतीय क्षेत्रों में बैंगन की फसल केवल गर्मी के मौसम में लेता है, क्योंकि जलवायु में हमने देखा है कि फ्रोस्ट इसको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, कम तापमान नुकसान करता है, इसलिए वहाँ पर इसको गर्मी की फसल के रूप में लेते हैं। बीज की मात्रा जहाँ तक है 1 हेक्टेयर खेत के लिए 400 से 500 ग्राम बीज की पौध पर्याप्त होती है। अब पौध कैसे तैयार करेंगे इसका हमने डिस्कशन किया है टमाटर की कल्टीवेशन में। टमाटर, बैंगन, मिर्च की पौध इसी तरह तैयार करते हैं। खेत में लगभग 40 से 50 वर्ग मीटर की जो क्षेत्र होता है वो 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। और अच्छी जगह का चुनाव करके पौधशाला में हल्के दोमट मिट्टी में जो गुड़ाई उड़ाई उसकी करके 15 से 20 या 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची और 1.25 मीटर चौड़ी आवश्यकता अनुसार लंबी क्यारियाँ बना लेते हैं और क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाड़ी छोड़ते हैं 2 क्यारियों के बीच में, जिससे निराई गुड़ाई सिंचाई आदि कर लें और इसमें खाद उर्वरक आदि दे करके पौधशाला तैयार करते हैं। और बीजों को बोने के 2 दिन पहले कैप्टान के घोल में पूरी तरह से भिगो देते हैं, जिससे कि डैम्पिंग ऑफ बीमारी से बचा सके।
और बीज बोने से पूर्व 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से थायराम या सैरोसन से भी उपचारित करते हैं। बीजों को पौधशाला में 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में बोते हैं और 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई बोते हैं। बीजों इसके बैंगन के बीज बहुत बारीक होते हैं, बहुत अधिक गहरा नहीं होता। इसके लिए बीजों की जितना आकार होता है उससे डबल गहराई रखते हैं, तो 1 से 1.25 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं बोते। और इसके बाद एक मोटी परत गोबर की या वर्मी कंपोस्ट की डाल करके इस तरह से पौध तैयार कर करके, और इसकी जो बाद में जब पौध तैयार हो जाती है तो 4 सप्ताह में इसको रोपने योग्य हो जाती है। तो इसको 6 से 8 सप्ताह तक खेत में लगा देना चाहिए। इसके बाद खाद उर्वरक की जहाँ तक बात है, बैंगन की फसल लंबी अवधि वाली होती है और अधिक उर्वरता वाली मृदाओं में अधिक उपज देने वाली फसल भी है। खेती की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 200 से 300 क्विंटल गोबर की खाद और कंपोस्ट खेत में मिला देते हैं। इसके अलावा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर खेत में देते हैं। यानी 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। और नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भागों में देते हैं, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को खेत की अंतिम जुताई के साथ दे देंगे कूड़ों में। और जब पौधों की पंक्तियों में लगभग 5 से सेंटीमीटर दूरी पर इसको देते हैं। और नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा बची हुई है, शेष मात्रा को भी 2 भागों में बांटते हैं। यानी 100 किलोग्राम नाइट्रोजन दे रहे हैं तो 50 किलोग्राम पहले दे दी, फिर जो 50 किलोग्राम बचे उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग रोपाई के 30 दिन बाद और दूसरा भाग रोपाई के 45 दिन बाद इसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में देते हैं इसको। इसके बाद जब पौधशाला में से पौध निकालने के 2-3 दिन पूर्व हल्की सिंचाई कर देते हैं और पौधे सुगमता से बिना जड़ों के उखड़ा सकते हैं। और लंबे बैंगन की किस्मों को पंक्तियों व पौधों की दूरी क्रम से 60 × 60 सेंटीमीटर और गोल बैंगन की किस्में 75 × 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इनका रोपण कर देते हैं। सिंचाई और जल निकास का जहाँ तक बात है, बैंगन की फसल की सिंचाई कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें भूमि की किस्म, फसल उगाने का समय और वातावरण प्रमुख है। एक्सपेरिमेंट से ज्ञात होता है कि बैंगन की अधिकतम उपज लेने के लिए 100 से 110 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। अत्यधिक व पर्याप्त सिंचाई करने से बैंगन की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। इसलिए आमतौर पर गर्मियों में प्रति सप्ताह और सर्दियों में 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। बरसात की जहाँ ऋतु की फसल है वहाँ बरसात के हिसाब से सिंचाई रहते हैं, आवश्यकता होने पर सिंचाई करते हैं, अन्यथा वर्षाकालीन फसल हो जाती है। बैंगन की फसल सिंचाई करने हेतु बूंद बूंद सिंचाई भी उत्तम रहती है। ड्रिप इरिगेशन का भी प्रयोग करें, जहाँ कम पानी होता है वहाँ पर इसके अच्छा उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पानी की मात्रा कम लगेगी, खरपतवार कम होंगे तो फसल भी अच्छी होती है। कभी कभी वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण खेत में आवश्यकता से अधिक पानी आ जाता है, तो उसमें फालतू पानी को भी ड्रेनेज करके निकालते रहना चाहिए। बैंगन की फसल में खरपतवार भी काफ़ी होते हैं, इसलिए बैंगन के पौधों की बढ़वार धीमी कर देते हैं, तो खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। अतः पौधों को प्रारंभिक बढ़वार के समय हल्की निराई करनी चाहिए। यानी पौधे रोपाई के साथ ही 20 से 25 दिन 21 दिन के अंदर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे कि फसल अच्छी हो। पूरी फसल अवधि में 3 से 4 निराई कर, जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं इसके बाद आवश्यकताएं कम होती है। इसके नियंत्रण हेतु खेतों में पलवार मल्चिंग के रूप में काली पॉलीथीन की चादर भी बिछा सकते हैं, और ऐसा करने से फसल की बढ़वारी भी अच्छी होती है और जल्दी होती है। और कई बार जब केमिकल्स का भी प्रयोग करते हैं रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु, खरपतवारनाशी का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें फ्लोक्लोरालिन नाम की दवा का प्रयोग इसमें करते हैं। लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व 1 से 1.5 प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं, और एक बार हाथ से निराई गुड़ाई कर लेते हैं। और इसके बाद 30 दिन की हो जावे तब इसके बाद ऑक्साडाइजोन नाम की खरपतवारनाशी की 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या रोपण से पूर्व ट्रेफ्लॉन, ये रोपण से पूर्व ध्यान रखना, रोपण से पूर्व ट्रेफ्लॉन ट्राइक्लोरिलिन की लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। विशेष रूप से जो अपने वर्षाकालीन फसल उसमें खरपतवारों का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो उसमें 1-2 निराई गुड़ाई अधिक करेंगे और बाद में इसका ठीक हो सकता है सारा। तो इस तरह से ये इसका कल्चर प्रैक्टिस है। जो अब इसको
रोग और कीट है वो अगली क्लास में अपन इसका डिस्कस करेंगे।